लेकिन ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और कर्स्ड विलेज था। इस विलेज के अंदर ढेर सारे बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते थे और इन सारे मॉन्स्टर्स के दरमियान में पैदा हुआ एक बच्चा। ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, बल्कि ये बच्चा आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान था। ये बच्चा इन मॉन्स्टर्स के बीच में ही पैदा हुआ था, इसलिए ये मॉन्स्टर्स इसको कुछ भी नहीं कहते थे। ये विलेज एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह थी और इस विलेज की ढेर सारी मिस्ट्रीज थी, जैसे कि ये सारे मॉन्स्टर्स आखिर इस विलेज के अंदर आए कहां से, और इस विलेज के चारों तरफ फायर की एक बाउंड्री बनी हुई थी, आखिर वो बाउंड्री यहाँ पर किसने बनाई, और इन सारे मॉन्स्टर्स को इस विलेज के अंदर ट्रैप किसने किया, आखिर इस विलेज का सीक्रेट था क्या। इन सारे सवालों के जवाब उस बच्चे को भी जानने थे। इस विलेज के बाहर एक और मिस्टीरियस सा दिखने वाला घर था। ये घर इस विलेज में मौजूद बाकी सारे घरों से कम्प्लीटली डिफरेंट था और इस बच्चे को ऐसा लगता था कि शायद इस घर से उसको उसके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये बच्चा इस विलेज से बाहर नहीं जा सकता था, बिकॉज इस विलेज के चारों तरफ एक मैजिकल फायर की बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन जब ये बच्चा उस विलेज में मौजूद एक घर में एंटर हुआ तो इसने देखा कि उस घर के अंदर ढेर सारा कॉबल वेब मौजूद था। उसको ये काफी वियर्ड लगा, बिकॉज उस विलेज के अंदर किसी भी और घर के अंदर इतना ज्यादा कॉबवेब मौजूद नहीं था। और फिर जब उसने उस कॉबवेब के अंदर जाके देखा तो उसका सच सही निकला। वो कॉबवेब एक सीक्रेट हिडन बेस की एंट्रेंस थी। उस सीक्रेट बेस के अंदर ज्यादा कुछ मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बेड, एक टेबल और एक अजीब सा दिखने वाला आइटम स्टैंड था, जिसके ऊपर एक अजीब सा आइटम मौजूद था। उस बच्चे ने उस अजीब से आइटम को पिक कर लिया। उस आइटम का नाम फ्लोटिंग पाउच था। जब उसने उस फ्लोटिंग पाउच को हाथ में पकड़ा तो वो हवा में फ्लोट करने लगा और फिर उस बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या वो इस मैजिक पाउच को यूज करके उस फायर बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। लेकिन आखिर ये सीक्रेट बेस थी किसकी और ये मैजिकल आइटम यहाँ पर किसने रखा था। ऐसा लग रहा था कि हर रोज उस विलेज की मिस्ट्रीज बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि उस बच्चे को इन सारी मिस्ट्रीज के जवाब इस विलेज के अंदर से नहीं मिलने वाले थे। इसलिए उस बच्चे ने उस फ्लोटिंग बैग को यूज करके उस फायर बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश की और उसने फाइनली उस फायर को क्रॉस कर लिया। और फिर वो उस मिस्टीरियस से दिखने वाले घर की एंट्रेंस पे पहुंच गया। उस हाउस की एंट्रेंस के ऊपर दो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट थे जो कि मैजिकल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने वहां पर कोई मैजिक स्पेल किया था। लेकिन वो स्पेल उस बच्चे को रोकने के लिए नहीं किया गया था, क्योंकि वो बच्चा इजीली उस घर के अंदर एंटर हो गया। वो घर एक मिस्टीरियस जगह थी, वहां पर कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस घर को मैजिक करने के लिए यूज किया जाता था। उस बच्चे ने उन मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन वो मैजिकल आर्टिफैक्ट्स काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो आर्टिफैक्ट्स बेकार पड़े हुए थे। फिर उस बच्चे को उस रूम के कोने में स्टेयर्स नजर आई और वो उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के इस घर के दूसरे फ्लोर के ऊपर पहुंच गया। और जो उसने वहां पर देखा वो देखकर वो हैरान परेशान हो गया। वहां पर किसी टाइप का जेल सेल बना हुआ था और उस सेल के अंदर दो मॉन्स्टर्स कैद थे। लेकिन वो मॉन्स्टर्स दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह नहीं थे और वो मुसलसल उस बच्चे की तरफ देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्शियस थे। और फिर उसने देखा कि उस रूम की लेफ्ट वॉल के ऊपर दो बुक्स लटकी हुई थी। एक बुक के ऊपर लिखा हुआ था हिस्ट्री ऑफ अनुराबी विलेज, जबकि दूसरी बुक के ऊपर लिखा हुआ था फॉर आवर सन एंडर ब्रायन। उस बच्चे ने हिस्ट्री ऑफ अनुराबी विलेज वाली बुक को पिकअप कर लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस विलेज का नाम अनुराबी विलेज है और ये एक टाइम के अंदर एक नॉर्मल विलेज हुआ करता था। लेकिन फिर इस विलेज के अंदर रहने वाले विलेजर्स ने डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से दूसरी दुनिया के खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स और डार्क क्रीचर्स इस विलेज के अंदर आना शुरू हो गए। लेकिन दो विलेजर्स थे जिन्होंने बाकी सारे विलेजर्स को रोकने की कोशिश की और उनको कहा कि डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने से उनके विलेज डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन उन दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी और उन विलेजर्स ने इतना ज्यादा डार्क मैजिक प्रैक्टिस किया कि वो सब के सब डार्क मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए और अनुराबी विलेज माइनक्राफ्ट की दुनिया का सबसे ज्यादा कर्स्ड विलेज बन गया। और फिर वो दो विलेजर्स जो कि हस्बैंड और वाइफ थे, उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। उन दोनों ने उस बच्चे का नाम रखा एंडर ब्रायन। यस गाइस, ये बच्चा उन्हीं दोनों विलेजर्स का बेटा एंडर ब्रायन था। फिर एंडर ब्रायन ने वो दूसरी बुक पिकअप की जिसके ऊपर लिखा हुआ था फॉर आवर सन एंडर ब्रायन। उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि एंडर ब्रायन, जब तक तुम ये बुक पढ़ रहे होगे हम लोग कंप्लीटली मॉन्स्टर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, लेकिन हमने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे ऊपर एक मैजिकल स्पेल कास्ट कर दिया था। इस वजह से तुम अब कंप्लीटली मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होगे और हमने पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए और इस कर्स को दूसरे विलेजेस तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरे अनुराबी विलेज के इर्द गिर्द एक फायर वॉल बना दी है और अपने आप को इस सेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम हम लोग को बचाने के लिए जरूर आओगे, क्योंकि अब हमें और इस पूरे के पूरे विलेज को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस काम के लिए तुम्हें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें इस घर के अंदर से ही मिल जाएंगी। फ्रॉम योर लविंग पेरेंट्स
टेक केयर। एंडर ब्रायन को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन अब उसके कंधों के ऊपर एक और बहुत बड़ी नई जिम्मेदारी थी। उसको ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को दोबारा से नॉर्मल करना था, बल्कि पूरे के पूरे विलेज को भी बचाना था। फिर उसने उस घर को मजीद एक्सप्लोर किया तो उसको एक और फ्लोर मिला जहाँ पर उसको ढेर सारे मैजिकल आइटम्स मिले। उसने वो सारे मैजिकल आइटम्स कलेक्ट किए और उस घर से बाहर निकल आया। फिर उसने एक एक करके उन सारे मैजिकल आइटम्स को टेस्ट किया और अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। अब कई साल गुजर चुके थे और एंडर ब्रायन अब बड़ा हो चुका था और उसने माइनक्राफ्ट के विलेजेस से काफी दूर एक जगह पर अपने लिए घर बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था। और उस घर के साथ उसने एक बहुत बड़ा ऑब्सीडियन टावर बनाया था और उस टावर के अंदर उसने कर्स्ड मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा हुआ था और वो उन मॉन्स्टर्स को फिर से नॉर्मल विलेजर्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उनके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता था, लेकिन वो अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन वो बिल्कुल हार मानने वाला नहीं था, बिकॉज ना सिर्फ उसके ऊपर पूरे विलेज की जिम्मेदारी थी, बल्कि उसको अपने पेरेंट्स को भी फिर से नॉर्मल करना था। एंडर ब्रायन के पेरेंट्स ने उसको एक अजीब सा पिकैक्स दिया था, लेकिन वो पिकैक्स काफी वियर्ड था बिकॉज वो माइनक्राफ्ट के किसी भी आइटम के ऊपर काम नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन एंडर ब्रायन ने उस पिकैक्स को यूज करके कुछ स्टोन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ बहुत ही ज्यादा मैजिकल हुआ और वहां पर एक मिस्टीरियस सा दिखने वाला पोर्टल ओपन हो गया। ये पिकैक्स कोई नॉर्मल पिकैक्स नहीं था, बल्कि ये माइनक्राफ्ट की दूसरी डायमेंशंस का पोर्टल ओपनर था। एंडर ब्रायन उस पोर्टल के थ्रू नहीं गया बिकॉज उसको नहीं पता था कि वो किस डायमेंशन के अंदर पहुंच जाएगा और वहां पर खतरा हो सकता था। इसलिए वो अपने घर में वापस गया, अपना मैजिकल आर्मर पहना और अपने वेपन्स कलेक्ट किए और फिर उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने वहां पर दोबारा से वो पोर्टल ओपन किया और उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया। और फिर एंडर ब्रायन एक ब्रांड न्यू डायमेंशन के अंदर पहुंच चुका था। ये डायमेंशन माइनक्राफ्ट की एंड डायमेंशन की तरह लग रही थी, लेकिन उससे काफी ज्यादा डिफरेंट और मिस्टीरियस थी। इस डायमेंशन के अंदर ढेर सारे अजीबोगरीब और मिस्टीरियस क्रीचर्स मौजूद थे और फिर एंडर ब्रायन ने इस डायमेंशन को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जब एंडर ब्रायन वहां पर थोड़ा सा आगे गया तो उस डायमेंशन में उसको बिल्कुल उसी तरह के मॉन्स्टर्स नजर आए जिस तरह के मॉन्स्टर्स उसके विलेज में आ गए थे। इसका मतलब उसके विलेज का और इस डायमेंशन का आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। और फिर एंडर ब्रायन को ये यकीन हो गया कि उसके पेरेंट्स को और उसके विलेज को फिर से नॉर्मल करने का तरीका उसको इसी डायमेंशन से मिलने वाला था। इसलिए उसने इस डायमेंशन को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया बिकॉज उसके पेरेंट्स ने किसी वजह से ही उसको इस डायमेंशन में भेजा था। जब एंडर ब्रायन थोड़ा आगे गया तो वहां पर उसको एक बहुत बड़ा टावर नजर आया। वो टावर इस डायमेंशन का बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस डायमेंशन को किसी ने ओवरवर्ल्ड से आके बनाया बिकॉज उसमें जो भी मटेरियल्स यूज हुए थे वो ओवरवर्ल्ड के मटेरियल थे। फिर एंडर ब्रायन ने उस टावर की सीढ़ियों को क्लाइंब करना शुरू कर दिया, लेकिन ये टावर बहुत ऊंचा था और सीढ़ियां क्लाइंब करते हुए एंडर ब्रायन को बहुत टाइम लगने वाला था। लेकिन फिर एंडर ब्रायन फाइनली उस टावर के फाइनल फ्लोर तक पहुंच गया। वहां पर उसको एक लाइट हाउस नजर आया और वो उस लाइट हाउस के अंदर एंटर हो गया। और फिर जब वो उस लाइट हाउस के टॉप पे पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर एक विलेजर मौजूद था जो कि बिल्कुल एंडर ब्रायन की तरह आधा मॉन्स्टर था। वो विलेजर भी एंडर ब्रायन को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने एंडर ब्रायन से पूछा कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर कैसे पहुंच गए। और फिर एंडर ब्रायन ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाई कि वो अनुराबी विलेज से बिलोंग करता है और उसके गांव के विलेजर्स डार्क मैजिक यूज करने की वजह से खतरनाक मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और उसका सारा विलेज कर्स्ड हो चुका है और वो अपने पेरेंट्स को और उसके पूरे के पूरे विलेज को फिर से नॉर्मल करने का तरीका ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है। और फिर उस विलेजर ने एंडर ब्रायन को बताया कि वो भी माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में एक विलेज में रहता था और उसने भी डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इसलिए वो अपने विलेज को बचाने के लिए माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड को छोड़कर इस डायमेंशन में आ गया था ताकि उसकी वजह से ये कर्स्ड माइनक्राफ्ट के किसी और विलेजर को या फिर किसी और विलेज तक ना पहुंचे। और फिर एंडर ब्रायन ने उस विलेजर को कहा कि अगर तुम्हें डार्क मैजिक के बारे में पता है तो क्या तुम मेरी अपने विलेज को दोबारा से नॉर्मल करने में और मेरे पेरेंट्स को बचाने में मदद कर सकते हो। उस विलेजर ने एंडर ब्रायन को कहा कि मैं तुम्हें ये गारंटी तो नहीं देता कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे अपना विलेज दिखा दोगे तो मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि क्या उस स्पेल को रिवर्स किया जा सकता है या फिर नहीं। ये सुनकर एंडर ब्रायन बहुत खुश हुआ और उसने उस विलेजर को कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने विलेज में वापस लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर एंडर ब्रायन ने वहां पर एक पोर्टल ओपन किया और उस विलेजर को साथ लेकर अपने अनुराबी विलेज में वापस चला गया। जब उस विलेजर ने अनुराबी विलेज को देखा तो वो देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने एंडर ब्रायन को कहा कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये विलेज अब पूरी तरह से कर्स्ड हो चुका है और इस कर्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता और ये कर्स किसी भी टाइम माइनक्राफ्ट की दूसरी ओवरवर्ल्ड के अंदर फैल सकता है। इसलिए एंडर ब्रायन को इन सारे विलेजर्स को मारकर इस पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि माइनक्राफ्ट की पूरी
पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए। ये सुनते ही एंडरब्राइन शॉक में चला गया और उसने उस विलेजर को कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने ही हाथों से अपने ही विलेजर्स को नहीं मार सकता। फिर उस विलेजर ने एंडरब्राइन को कहा कि ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इस विलेज के अंदर एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज मैं भी फिर से एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। एंडरब्राइन ने थोड़ी देर इस बारे में सोचा। एक तरफ उसका विलेज था और दूसरी तरफ पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया। और एंडरब्राइन किसी भी सूरत में पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता था, बिकॉज और हजारों लाखों विलेजर्स थे जो कि इस दुनिया में रहते थे। और फिर एंडरब्राइन ने उस विलेजर से पूछा कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है? और फिर उस विलेजर ने कहा कि मुझे पता है कि ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, और अगर माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने का कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें ये करने को कभी ना कहता, लेकिन तुम्हें ये करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर एंडरब्राइन इस विलेज के अंदर फिर से एंटर हुआ और एक एक करके उन सारे विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया। और इस तरह एंडरब्राइन ने वहां पर मौजूद सारे विलेजर्स को मार दिया। वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि 2 विलेजर्स अभी जिंदा थे। फिर एंडरब्राइन उस घर की तरफ चल पड़ा जहां पर उसके पेरेंट्स कैद थे। फिर एंडरब्राइन अपने पेरेंट्स के सामने पहुंच गया। उसने अपना आर्मर उतार दिया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। आखिर वो ये कैसे कर सकता था? वो अपने ही हाथों से अपने पेरेंट्स को कैसे मार सकता था? लेकिन उसको पता था कि उसको ये सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया का फ्यूचर अब उसके हाथों में था। उसने वहां पर मौजूद आयरन बार्स तोड़ दी और अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। उसके पेरेंट्स एंडरब्राइन की तरफ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कह रहे थे कि बेटा तुम्हें ये करना होगा। और फिर एंडरब्राइन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने माइनक्राफ्ट की दुनिया को तो बचा लिया था, लेकिन किस कीमत पर? पहले अपने ही हाथों अपना पूरा विलेज खत्म कर दिया और फिर अपने ही पेरेंट्स को मार डाला। क्या उसने ये सब ठीक किया था? उसको ये सवाल खाए जा रहा था, लेकिन उसको ये पता था कि माइनक्राफ्ट की दुनिया में बसने वाले हजारों लाखों विलेजर्स और उनके बच्चे आज सेफ हैं सिर्फ उसकी सैक्रिफाइस की वजह से। एंडरब्राइन माइनक्राफ्ट की दुनिया का एक सच्चा हीरो था।